हेलो दोस्तों। अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम में इस टॉपिक के वेटेज की बात करें तो प्री के पेपर में सीजीएल में जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते ही हैं, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर हम मेंस के पेपर की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस से आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहां पे कराऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई। चलिए, और एक बात और कि एसएससी सीजीएल के अलावा आपकी ट्रिग्नोमेट्री सीडीएस के पेपर में बड़े वेटेज पे आती है। सीडीएस में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, सीएचएसएल के पेपर में, एमटीएस के पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। बाकी आपके कैट, जेट, आईएएफटी इन सब के पेपर में आपकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा नहीं आती है, पूछी ही नहीं जाती। तो ट्रिग्नोमेट्री सीजीएल के पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इस वजह से वो ट्रिग्नोमेट्री पर खास ध्यान देते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी बात, अगर आप बुक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठोगे, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक ले लीजिए, तो हर बुक में आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। किसी बुक में वो सवाल पहले नंबर पे है तो किसी दूसरी बुक में वो 10वें नंबर पे मिल जाएगा। किसी बुक में वो सवाल 4थे नंबर पे तो किसी तीसरी बुक में वो आपको 5वें नंबर पे मिल जाएगा। किसी बुक में 6वें नंबर पे है तो चौथी बुक में आपको 8वें नंबर पे मिल जाएगा। नंबरिंग इधर उधर है, सवाल सेम है। अगर आप बात करो मार्केट में, तो मार्केट में केवल 300 क्वेश्चन ही अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्री पे। सारे के सारे टीचर वही घिसे पिटे क्वेश्चंस कराते हैं 300, इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। अगर मैं बात बताऊं आपको, ट्रिग्नोमेट्री के वो जो 300 सवाल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सवाल तो दूर की बात, उनको उन 300 सवालों के आंसर भी रटे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको 300 सवालों के आंसर भी रटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं, मैं वो आपको 300 सवाल तो कराऊंगा ही, जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्लस मैं अपनी तरफ से 200 नए क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको और बताऊंगा, ठीक है, जो आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेंगे, और वो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने। 2016 तक पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते थे, डिट्टो वही, एक एक क्वेश्चन 4-4-5 बार आया हुआ है। लेकिन 2017 के पेपर में आप देखोगे तो उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन नए क्रिएट करके दिए थे एसएससी सीजीएल ने, और बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने गलत भी बना दिए थे, ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन नए बनाने की कोशिश की गई थी। एक आपकी बुक आती है आरडी शर्मा वाली 12th की, उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके इंस्पायर थे। मैं उस बुक से भी आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई बहुत ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। एक एक क्वेश्चन के मैं आपको 3-3, 4-4 तरीके भी बता दूंगा कि अगर आप यहाँ पे फंस जाओ तो आपको इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसा मैं बोलूं आपको उसी तरीके से इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक ही टॉपिक से आपके 8 से 9 क्वेश्चन, यानी कि 10% सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का आपका, ठीक है भाई। चलिए, ध्यान समझना है आपको, और आपने पढ़ी भी होगी ट्रिग्नोमेट्री 9वीं 10वीं में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे 11 शीट के आसपास लगभग बनाई है, जिनमें शुरू की 4 शीट एकदम नॉर्मल हैं, एकदम बेसिक से हैं, और बाकी की शीटों का लेवल मैंने अपर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आपने एक चीज जानते होंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी, मैंने ज्योमेट्री में आपको एक चीज पढ़ाई थी, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, जैसे आपको दिख रहा है यहां पे समकोण त्रिभुज,
इसमें ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री है, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री है, दिख रहा है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो ये एंगल आपका फिर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बात भी सभी को पता है कि अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। थीटा भी 90 डिग्री से छोटा होगा और 90 माइनस थीटा भी 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल सबसे बड़ा होता है, तो उसके सामने की जो साइड है ये होती है आपकी हाइपोटीनियस। राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है आपकी हाइपोटीनियस यानी कि कर्ण, हाइपोटीनियस यानी कि कर्ण। ठीक है भाई, इसको डिनोट करते हैं हम एच से, इसको डिनोट करते हैं हम एच से। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की साइड होती है हाइपोटीनियस या कर्ण, इसको एच से भी डिनोट करते हैं। और हाइपोटीनियस जो होता है ये आपकी लार्जेस्ट साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी लार्जेस्ट साइड होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है? चलिए, ये थीटा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई? परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम बेस। ये क्या हो गया आपका बेस, इसको हम B से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एक बात आप ध्यान रखना, आपको पता भी होगी कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 है, तो एंगल 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को भूल जाता हूं, थोड़ी देर के लिए हम इस एंगल को भूल जाते हैं, समझते रहना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको अभी बताया कि 90 डिग्री के अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में अदर टू एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। एंगल थीटा के लिए ये एंगल थीटा है एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर और अदर जो साइड बचेगी वो हमेशा बेस होगी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस फिक्स है, लेकिन एंगल थीटा के लिए बात करें तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और अदर जो साइड होगी वो बेस होगी। लेकिन अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, समझते हैं ध्यान से, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो इस एंगल के लिए उसके सामने वाली साइड यानी कि ये साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं नाम देता हूं इस ट्रायंगल को, सपोज इस ट्रायंगल को नाम देता हूं मैं ABC, ठीक है ना, ABC। तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड यानी कि BC परपेंडिकुलर होगी और AB क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लाइन हमेशा पड़ी हुई है नीचे है BC तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बेस परपेंडिकुलर आपके ये साइड से डिसाइड नहीं होता, एंगल से डिसाइड होता है। कि अगर मैं एंगल थीटा के लिए बात करूं तो उसके सामने वाली साइड, एक्यूट एंगल थीटा के लिए बात करूं तो उसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी और ये साइड क्या होगी आपकी बेस होगी। लेकिन अगर मैं एक्यूट एंगल अल्फा के लिए बात करूं तो एंगल अल्फा के लिए उसके सामने वाली साइड यानी कि BC परपेंडिकुलर होगी और AB आपकी बेस होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये सिंपल सी बात है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स है। दूसरी बात, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का वर्ग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत सिंपल बेसिक सी बातें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अब चीज समझते रहना ध्यान से, बहुत ही आसान सी बातें हैं। चलिए सपोज
अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया एंगल बी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये हो गया एंगल सी। एंगल बी के सामने ये हो गया हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के लिए एक्यूट एंगल न्यून कोण थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका बेस बी, ये हो गया आपका बेस बी। क्लियर है? चलिए, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बात सभी को पता है। क्लियर है? अब अगर मैं तीन साइड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है, मैंने आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ाया है। जैसे कि अगर मैं, सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं, जो ट्रिपलेट्स बनाती हैं। समझेंगे ध्यान से। जैसे कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज बेस की वैल्यू लेता हूं 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू लेता हूं 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 यानी कि कितना हो जाएगा? 25, 25, कितना हो जाएगा? 25। सो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5, ये 5 आ गई। यानी कि 3, 4, 5 क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बनाती हैं। सो 3, 4, 5 को क्या बोलते हैं हम? पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो यानी कि 3, 4, 5 ऑलवेज, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3, 4 और 5 है, दैट मीन्स वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, जिनमें 5 सबसे बड़ी साइड है, यानी कि 5 उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस या फिर कर्ण होगी। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं। इससे क्या होगा कि आप चीजों को बार बार कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली रिजल्ट लिख पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला और सबसे सिंपल है 3, 4, 5, दूसरा है आपका 5, 12, 13, 5, 12, 13, तीसरा है आपका 8, 15, 17, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 7, 24, 25, ठीक है भाई, 9, 40, 41, 9, 40, 41, ठीक है, 12, 35, 37, 12, 35, 37, ठीक है। क्लियर है? 20, 21, 29, 20, 21, 29, 29, 20, 21, 29, क्लियर है? 16, 63, 65, 16, 63, 65। तो ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, एक साइड 7 है, एक साइड 24 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड बताइए। सबसे बड़ी साइड कहने का मतलब हाइपोटेनस, तो तुरंत आप हाइपोटेनस क्या बता दोगे? 25। 7, 24, 25, क्योंकि आपको याद है कि 7, 24, 25 क्या होते हैं? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद करने बेसिक हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बनाती हैं। क्लियर है भाई? इसमें किसी को कोई समस्या? ये सारी बहुत ही आसान सी बातें हैं। दूसरी बात, किसी ट्रिपलेट में यदि मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी क्या रहेगा? वो आपका ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि 3, 4, 5 एक बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें 2 से, क्लियर है? तो 3, 4, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 8, 10 हो जाएगा। 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम ड्राइव्ड ट्रिपलेट्स। क्या है ये? ड्राइव्ड ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट को 2 से मल्टीप्लाई करके आया है। 6, 8, 10, क्लियर है? 6, 8, 10 सभी को बात समझ? तो 6, 8, 10 भी क्या होगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। ये भी आपकी
राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, जैसे 5 12 13, 5 12 13 एक बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सपोज 0.9 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4.5, 10.8 एंड 11.7। ये भी क्या रहेगा आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट रहेगा, ये भी आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बातें हैं। चलिए दूसरी बात कि अगर हम जैसे ये हमारे पास है 7 24 25, सभी को पता है कि 7 24 25 क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं √11 - 1 से, 7 इंटू √11 - 1, 24 इंटू √11 - 1, 25 इंटू √11 - 1, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी एक आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। यानी कि किसी भी बेसिक ट्रिपलेट में यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो भी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, ये सारी बातें बहुत सिंपल हैं, आपको आती भी हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ट्रिपलेट बना भी सकते हो, आप कितने भी बड़े नंबर का ट्रिपलेट बना भी सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, अगर आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, ठीक है, अगर आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि 3 आपको 3 का ट्रिपलेट लिखना है तो कैसे लिखोगे? चलिए, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आपको 3 का ट्रिपलेट लिखना है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 9। क्लियर है, 9 हो गया। 9 को आप 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए। 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनका सम तो 9 हो पर डिफरेंस 1 हो। क्लियर, डिफरेंस 1 हो। तो 9 को मुझे ब्रेक करना है 1 के डिफरेंस पे। क्लियर है, समझेंगे बात को? तो 9 को यदि मुझे 1 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है तो 4 और 5, तो 3 4 5 क्या हो जाएगा आपका? ट्रिपलेट हो जाएगा। 3 4 5 क्या हो जाएगा आपका? ट्रिपलेट हो जाएगा। 9 को कैसे ब्रेक करेंगे 1 के डिफरेंस पे? पहले 9 में से 1 हटा लो, कितना बचा? 8। 8 को हाफ हाफ कर दिए, 4 और 4। जो मैंने 1 हटाया था आप चुपका दो किसी एक में, 4 और 5। क्लियर है? चलिए फिर से मैं और एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको बनाना है सपोज 5 का ट्रिपलेट बनाना है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब 25 में से 1 हटा लीजिए, कितना बचा? 24। 24 को हाफ हाफ कर दीजिए तो कितना हो गया? 12 और 12। लेकिन 1 हटाया था, 1 वापस दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13। 12 और 13, सो 5 12 13 क्या होता है आपका? ट्रिपलेट होता है। क्लियर है भाई? चलिए, आपको लिखना है 11 का, आपको लिखना है 11 का ट्रिपलेट। ठीक है भाई, तो 11 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 121। 11 का स्क्वायर करेंगे 121। क्लियर है? चलिए, अब 121 को उसमें से 1 हटा लीजिए, कितना बचा? 120। तो ये हो जाएगा आपका 60, हाफ हाफ कर देंगे 60, 1 वापस दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 61। तो 11 60 61 ये हो जाएगा आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट आप इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर है? चलिए, अगर आपको किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, अगर आपको किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, ठीक है, अगर आपको किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको सपोज 8 का ट्रिपलेट लिखना है, 8 का। क्लियर है? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 को क्या करिए? हाफ कीजिए, 64 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 32। 64 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 32। 64 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 32। तो 32 आया। पहले आप, अगर आपको इवन नंबर का ट्रिपलेट लिखना है तो पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर करने के बाद उसको हाफ कीजिए, कितना हो गया 32। अब 32 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए, तो 32 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है, ठीक है ना, मतलब ऐसी दो संख्याओं में तोड़ देना है जिनका सम तो 32 हो पर उनका डिफरेंस 2 हो। तो 32 में से पहले 2 हटा लीजिए, कितना बचा 30 बचा, 30 को हाफ हाफ कर दीजिए 15 और 15। सो 32 में से 2 हटा लीजिए, 30 बचा, हाफ कर दे, ये भी 15 और ये भी 15। अब जो 2 मैंने हटाया तो उसको वापस दे दीजिए, कितना हो गया 17। तो 15 और 17 यानी कि 8 15 17 क्या हो गया आपका एक ट्रिपलेट हो गया। क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? आपको लिखना है 12 का, आपको लिखना है 12 का ट्रिपलेट। सो 12 का ट्रिपलेट कैसे लिखोगे कि 12 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा आपका 144 144। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना है 144। 144 का हाफ कर दीजिए भाई, तो कितना आएगा आपका 72। कितना हो जाएगा आपका 72 हो गया। सिंपल सी बात है। अब 72 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए, तो पहले 72 में से 2 हटा लीजिए, कितना बचा 70। 70 को हाफ हाफ कर देंगे तो 35 हो जाएगा। अब 2 1 को वापस दे दीजिए, तो 35 और 37, यानी कि 12 35 और 37, 12 35 और 37 ये भी आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए थी यहां तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे ध्यान से, और ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, सभी को पता होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं 90 डिग्री। क्लियर है? तो 90 डिग्री के अलावा अदर 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे, तो ये एंगल मैंने लिया थीटा। इस एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड आपकी बेस हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक, आप सभी को पता होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी लोगों ने इनके नाम सुने। ये है क्या? एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक्चुअली क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात है। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के जो रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, इन साइड के रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीकों से? 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो हर एक तरीके को क्या कर दिया हमने? नाम दे दिया। ध्यान से सुनेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं जिसको हम, और उन साइड के रेशियो को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, और उन्हीं को क्या दे दिया हमने? नाम दे दिया। तो एक्चुअली साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्लियर है? सिंपल सी बात। सो अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा जो हमने रेशियो बोला, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ये हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर जो होता है, किसी भी एंगल थीटा के उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और उससे हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा की वैल्यू होती है। उनकी लेंथ का जो अनुपात होगा, परपेंडिकुलर की लंबाई से हाइपोटेन्यूस की लंबाई का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? दूसरी बात, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? इस एंगल थीटा के लिए क्या साइड क्या है? आपकी बेस, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए, थीटा के लिए, आधार से कर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए तीसरी बात, अगर हम यहां पे देखें टेन थीटा, तो टेन थीटा एंगल, इस एंगल थीटा के लिए साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस, तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बटा बेस।
परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि लंब बटे आधार। क्लियर है, लंब बटे आधार, सिंपल सी बात है। कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपके बेसिक रेशियो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन तरीके से आप ये रेशियो को लिख सकते हो। क्लियर है। अगर मैं इन्हीं को रिवर्स करके लिखना चाहूं, जैसे कि अगर मैं कॉट थीटा लिखना चाहूं तो कॉट थीटा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अगर मैं लिखना चाहूं सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनियस बटा बेस। क्लियर है भाई। अगर हम यहां पे बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो ये आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ के रेशियो को टोटल 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रेशियो है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रेशियो है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, सो कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, एकदम अपोजिट रेशियो है। अगर अब बात करो तो कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस, सेक थीटा हाइपोटेनियस बटे बेस, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर हम यहां पे गौर करें टेन थीटा और कॉट थीटा में, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस और कॉट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है? ये रेसिप्रोकल है। क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें? सो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, कि अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई कर दें आपस में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो मैंने अभी बताया कि साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, जबकि कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका? 1। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। एकदम स्लोली मैं आपको समझा रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। क्लियर है? एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ही जा रहा है। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है भाई। चलिए दूसरी बात कि अगर मैं टेन थीटा, बुखार बहुत ज्यादा चल रहा है यार आजकल, ठीक है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर मैं इनकी आपस से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने अभी समझाया कि टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो कॉट थीटा हमने क्या लिखा था? बेस बटे परपेंडिकुलर। सभी को पता है कि बी से बी, पी से पी आपका कट जाएगा, कितना आएगा आपका? 1। क्लियर है? यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या आ गया आपका? 1 आ गया। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम यहां पे देखें कॉस थीटा और सेक थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा क्या है आपका? बेस बटे हाइपोटेनियस। क्लियर है? बेस बटे हाइपोटेनियस। सेक थीटा क्या था? जस्ट इसका रेसिप्रोकल था, हाइपोटेनियस बटा बेस, तो देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कि क्या आएगा? 1। कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है आपका? 1। क्लियर है? सिंपल सी बात है। सो हम यहां से कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो आपके सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई सेक थीटा। क्लियर है? सिंपल सी बात है और बहुत आसान भी है, ठीक है। नाउ एक चीज यहां पे गौर करना कि अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस।
टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो अगर मैं देखो ये अंश है ये और अंश है परपेंडिकुलर और हर है आपका बी, ऊपर नीचे अंश और हर में यदि मैं एच से डिवाइड कर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर नीचे अंश और हर में यदि मैं एच से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सीधी बात है, एच से एच आपका कट गया तो पी बाई बी तो रहा। लेकिन फर्क मुझे ये पड़ गया कि यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि पी बाई एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन थीटा है, ये तो साइन थीटा है, और बेस बटे हाइपोटेन्यूज ये आपका कॉस थीटा है। यानी कि पता चल गया मुझे कि टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है? टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखूं तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को यदि मैं रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका भाई? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। सिंपल और बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए थी। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्रायंगल की टोटल 3 साइड होती हैं, उसको 6 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना? उनकी साइड्स के रेशियो को, वही रेशियो को हमने नाम दे दिया है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या है ये? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। क्लियर है? वहां से हमने कुछ बेसिक सी बातें भी निकाली जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अभी ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं। हायर लेवल की आइडेंटिटी भी होती है जो हम आपको धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सिखाता चलूंगा। अभी हम देख रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ओके, चलिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं दोनों तरफ यहां पे डिवाइड कर दूं p से, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ डिवाइड कर दूं किससे? p से, या h से डिवाइड कर देते हैं, h स्क्वायर से। मैं यहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में h स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। मैंने h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? सो h स्क्वायर बटे h स्क्वायर ये 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। p बाई एच क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या होता है आपका? साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है आपका? कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। ये आपको तरोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? या फिर कहीं कहीं पे ऐसे भी यूज करेंगे हम, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, अंडर रूट लेंगे सो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हर तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन बहादुरी इसमें नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप जानते हो। बहादुरी तब है जब क्वेश्चन बनाते समय आप ये समझ पाओ कि 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहादुरी किसमें? जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको यह पता लग जाए कि 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाऊंगा मैं जहां पे आपको यह लिखने की जरूरत पड़ेगी कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सिंपल सिंपल सी हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब जैसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ये है आपको 1 माइनस साइन थीटा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से चीजें लिखी हुई मिलती हैं, 1 माइनस साइन थीटा या फिर 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से चीजें लिखी हुई मिलती हैं, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? देखिए, 1 माइनस साइन थीटा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब निकल सकता है यदि मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब देखना 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का नया रूप मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन थीटा का नया रूप मैंने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सो आपको इसका भी यूज करना आना चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा आवारा घूम रहा है, अगर मैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नई चीज देखने को मिल सकती है। सेम टू सेम यहां पे 1 प्लस साइन थीटा आवारा घूम रहा है, अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नया रूप इसको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा आवारा घूम रहा है, यदि मैं ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो भी एक नया रूप देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज करनी है। क्लियर है भाई? चलिए, दूसरी बात आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताइए पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। एकदम बेसिक्स में आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे डिवाइड कर दूं, सपोज किससे? पी से मैंने डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूस पी स्क्वायर से, मैंने दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से डिवाइड बाई पी स्क्वायर से मैंने तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर, बी बाई पी का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? हाइपोटेन्यूस बाई पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर से मैंने तरफ डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर 1 हो गया, तो बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर यानी कि बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब बताइए, कर्ण बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बटे ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है? आपका कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? ये कोसेक थीटा होता है। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या आपका बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है? आपका कॉट थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। सो आपकी आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान सी बात है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। यह आपको हर तरीके से घुमा फिरा के याद होनी चाहिए कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं कॉट स्क्वायर थीटा को, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, माइनस दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -1।
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी तो 1 को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी आप यहां पे यूज करोगे बीच बीच में। क्लियर है। चलिए, अगर मुझे यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है भाई। चलिए, अब यहां पे गौर से जरा ऑब्जर्व करना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। सो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। यही होगा, यही होगा कि नहीं। सो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, सो ये इधर चला जाएगा बटे में, सो ये हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये वाला नया रूप भी आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 1 होता है। क्लियर है। सिंपल सी बात है और बहुत ही आसान सी बात भी है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक चीज और देखेंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं दोनों तरफ यहां पे डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर से, अगर मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1। बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है भाई। हाइपोटेनस बटा बेस क्या होता है, सेक थीटा। सभी को पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का बेस से रेशियो क्या होता है, सेक थीटा। सो हाइपोटेनस स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस सभी को पता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको याद रखनी है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1। क्लियर है। कोई समस्या। चलिए, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1। क्लियर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1। क्लियर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल और उल्टे होते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, हमेशा 1 होता है। सिंपल सी बात है। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को? यहां तक मैंने आपको बहुत सिंपल और बेसिक सी बातें बताई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समझेंगे ध्यान से। क्या समझेंगे अब? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है।
टेबल याद होनी चाहिए कि 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, इन सब की वैल्यू क्या होती है। समझदार तो हो ही आप, आपको शायद याद भी होगी, पर फिर भी मैं आपके सामने एक बार लिख रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद होनी चाहिए जब आपका एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए जब आपका एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। क्लियर है? चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कौन कौन से रेशियो की? सारे रेशियो की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री की, अगर मैं बात करूं कि साइन 0 डिग्री की, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर है? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक्चुअली मतलब है क्या, कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, समकोण त्रिभुज, ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए सपोज ये एंगल मैंने 45 डिग्री ले लिया, सपोज ये एंगल मैंने 45 डिग्री लिया। अब मुझसे पूछा कि साइन 45 डिग्री बताओ। अगर ये एंगल 45 डिग्री, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का होगा। 45, तो अगर ये साइड तुम्हारी 1 यूनिट है तो ये साइड भी इक्वल 1 यूनिट आएगी। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा? √2 आएगा। तो साइन का मतलब क्या होता है? साइन 45 मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर 45 डिग्री के सामने 1 और हाइपोटेनस √2। सो दैट्स वाई साइन 45 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1/√2। 1/√2, 1/√2 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि 1/√2। क्लियर है? आपसे पूछा है जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, साइन 0 डिग्री मतलब आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मतलब जैसे ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, समकोण त्रिभुज ये बनाया मैंने, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल मैंने 0 डिग्री लिया। 0 डिग्री का मतलब ये एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 0 डिग्री कब पॉसिबल है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मैंने 0 डिग्री का लिया, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। मुझे ये बताइए कि ये एंगल 0 डिग्री का कब पॉसिबल है? एंगल 0 डिग्री का तब पॉसिबल है जब मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या ले लूं? 0। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या ले लूंगे? 0। अगर इसकी कोई लेंथ ही नहीं होगी परपेंडिकुलर की, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। उस केस में साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 0 है, हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर है? सो हर एक बात यहां पे कुछ हिसाब लगा के लिखी गई है, कोई फर्जी में इसका कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है। ठीक है? साइन 90 डिग्री की बात करें, अगर आप साइन 90 डिग्री की बात करें, ठीक है भाई, साइन 90 डिग्री की बात करें, सो ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये है आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा है। मुझे इस एंगल थीटा को 90 डिग्री बनाना है, मुझे इस एंगल थीटा को 90 डिग्री बनाना है। सो ये एंगल थीटा 90 डिग्री कब बनेगा? जब मैं इस एंगल को, इस पॉइंट को खिसका के मैं यहां पर रख दूं, इस पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट को खिसका के इस पॉइंट पे रख दूं, क्लियर है? अगर मैं इस पॉइंट को खिसका के इस पॉइंट में रख दूं, यानी कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाऊं कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये बस ये राइट एंगल ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन। उस केस में क्या होगा कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर और बराबर हो जाएंगे, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर बराबर हो जाएंगे तो साइन थीटा का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, दोनों की लेंथ बराबर बराबर है, तो 1/b/h कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो ये सिंपल सी बात है। तो यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ये बहुत हिसाब से और लॉजिक से लिखी गई है। क्लियर है? साइन 30 डिग्री, तो ये पाया गया, प्रैक्टिकली भी ये पाया गया कि अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये एंगल 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये अगर मैं इससे ये रेशियो लेने की बात की तो ये पाएगा कि ये रेशियो जो है हमेशा 1, 2 और √3 है। अगर आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे साइन 30 डिग्री की तो 1/2 ही बताएगा। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ये एंगल 30 डिग्री का ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। तीनों साइड के रेशियो उनकी लेंथ का रेशियो बनाने की कोशिश करना, 1:2:√3 ही आएगा। क्लियर है? यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री कितना होता है, ऑलवेज √3/2। क्लियर है? इसको लिखने का ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। इसको लिखने का मैं आपको एक आसान सा तरीका भी बता देता हूं कि अगर पेपर में कहीं भूल जाओ या याद ना रहे, कि ऐसे लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, गिनती तो आती है सभी को, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखिए, लिख लेंगे। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करना है सभी को, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड किया। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहां पे इसका क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, सीधा सीधा सा अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर है? सो 0/4 ये 0 हो जाएगा, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, 3/4 का अंडर रूट यानी कि √3/2, 4/4 का अंडर रूट यानी कि 1। ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है? सिंपल सी बात, और ये बहुत आसान भी है। ठीक है, इस तरीके से यही तो है, ये जो लिखा मैंने यही तो साइन थीटा था। ठीक है, सो ये सारे रेशियो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए, अब आपको लिखना है कॉस की वैल्यू। अगर आपको लिखना है यहां पे कॉस की वैल्यू, क्लियर है, समझते रहेंगे कॉस की वैल्यू। सो कॉस, देखिए इसको जस्ट रिवर्स कर देना है ना, ये जैसे आपको लिखना है कॉस 0 डिग्री, तो इसको यहां पे ले आइए 1, ये 1, √3/2 को इधर ले आइए तो ये √3/2। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, समझते रहना। ठीक है ना? आपको लिखना है तो देखिए इस तरह साइन लिखा हुआ है ना, 1 को इधर ले आइए, √3/2 को इधर ले आइए, ये 1/√2 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? 1/2 और ये 0, समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, 1/2 और ये 0, ये कॉस की वैल्यू हो जाएंगी, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू लिखनी है, ठीक है भाई, tan थीटा की, तो कुछ नहीं करना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 0/1 0 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड भी, और ये आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। अनडिफाइंड भी होता है या फिर इनफाइनाइट भी होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात ना। कॉट थीटा, कॉट थीटा, अगर आप कॉट थीटा की बात करेंगे तो जैसे हमने कॉस के केस में किया वैसे ही करना है। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्लियर है ना? ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। क्लियर है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहना है आपको। सेक थीटा आपको लिखने, सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का, कॉस थीटा का रिवर्स होता है। सो कॉस थीटा का रिवर्स करना तो 1 का 1 हो गया, √3/2 का कितना हो गया, 2/√3, 2/√3, 1/√2 का कितना हो गया, √2, 1/2 का कितना हो गया, 2। क्लियर है? 0 का अगर आप यहां पे रिवर्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड, ये भी क्या है आपका, अनडिफाइंड है। क्लियर है?
कोसेक थीटा क्या होता है आपका साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स कर देंगे तो जीरो का कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट है। 1/2 का आपका ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा, क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल है जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्लियर है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूं साइन थीटा और कॉस थीटा की, साइन थीटा और कॉस थीटा की, इंपॉर्टेंट है ये बात, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। अगर मैं बात करूं साइन थीटा और कॉस थीटा की, साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की ही वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा कि साइन थीटा की अगर आप वैल्यू की बात करोगे, साइन थीटा की कोई भी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी। सिमिलरली कॉस थीटा की भी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है और कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, क्लियर है। ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में और कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर जैसे मैं ये लिख दूं ना कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा -1.5, पूछूं क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन तो माइनस का 1.5 है, -1 से छोटा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि साइन थीटा बराबर 5/4, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका ये 1 से बड़ा हो गया। अगर मैं आपके सामने लिखूं कॉस थीटा बराबर -0.76, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे जी हां ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। cos थीटा बराबर -0.76, क्लियर है? क्यों पॉसिबल है आपका? ठीक है, क्योंकि आपका -1 और +1 के बीच में है, क्लियर है? यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ऐसा होता क्यों है? साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही क्यों होती है? अगर आप बात करो साइन थीटा और cos थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस और cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। सही बात है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा ही हाइपोटेनस से छोटा होता है, बेस जो होता है वो हमेशा ही हाइपोटेनस से छोटा होता है। अभी आप साइन को भूल जाइए, माइनस प्लस के साइन को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे फोकस कीजिए कि वैल्यू क्या आने वाली है। ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनस से छोटी ही रहेगी, क्लियर है भाई? तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमेशा हाइपोटेनस से छोटी होती है, तो p/h इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये जो होगा ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, क्लियर है कि नहीं? तो अगर पॉजिटिव साइन के साथ लोगे तो ये हमेशा 1 से लेस देन होगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो ये आपका -1 से बड़ा हो जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्योंकि आपकी यहां पे अगर आप हाइपोटेनस नेगेटिव नहीं होता, अगर आप परपेंडिकुलर को यहां पे नेगेटिव करने की कोशिश करोगे, परपेंडिकुलर को माइनस भी लोगे, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा? -1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आपका cos थीटा देखिए बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो बेस जो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है, तो b/h जो होगा हमेशा क्या होगा? आपका लेस देन 1 होगा। क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। सिर्फ साइन की बात, साइन को छोड़ दीजिए, अभी यहां पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी हमेशा यहां पे क्या होगी? हमेशा 1 से छोटी होगी, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अगर हम यहां पे इसकी बात करें, साइन की भी बात करें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये आपका -1 से बड़ा हो जाएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए,
अगर हम बात करें टेन थीटा और कॉट थीटा की, टेन थीटा और कॉट थीटा की, टेन थीटा की या फिर कॉट थीटा की, सो टेन थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। जो माइनस का साइन है ये कहां से आता है, एक्चुअली आपके क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर रहा है, करता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, उस पर आपका ये माइनस का साइन डिपेंड करता है, माइनस प्लस का साइन। क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा, इक्वल होगा, या फिर प्लस इनफाइनाइट से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। क्लियर है? सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है। सेक थीटा की वैल्यू भी सेक थीटा की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। सेक थीटा की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, -1 से +1 के बीच में नहीं होती। -1 से +1 के बीच में नहीं होती। ओके, रेडियन। आप सभी को पता है कि हम एंगल्स को नापते हैं डिग्री में। एंगल को हम एक और यूनिट में भी नापते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियन। आपको इसके बारे में पता भी होगा, रेडियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 रेडियन क्या होता है, तो सबको रटा हुआ होगा, एक रेडियन होता 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। पर आया कहां से ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियन का मतलब क्या है। क्लियर है? रेडियन का मतलब क्या है, सुनना आप ध्यान से। अगर मैं एक सर्कल लूं, ये हो गया सर्कल, कोई भी सर्कल लो, अगर आप कोई भी सर्कल लो, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल का सेंटर O। क्लियर? आप कोई भी सर्कल लीजिए, कोई भी सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर O। तो मैं सर्कल पे एक आर्क लेता हूं, एक चाप आर्क AB, ये हो गया सर्कल का, ये हो गया आर्क AB। सर्कल पे मैंने एक आर्क लिया AB, और इस आर्क की ये जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। आर्क AB की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो यहां पे आपके सामने दिखाया गया है एक सर्कल, और यह सर्कल का आर्क AB, और इस आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर। तो इस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपका 1 रेडियन का होगा। ये एंगल थीटा ये आपका 1 रेडियन का होगा। आपको बात समझ? सर्कल के किसी आर्क द्वारा जिसकी लेंथ उस सर्कल की त्रिज्या के बराबर हो, उस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का होता है। ये आप बात ध्यान रखना। 1 रेडियन को हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये तो हो गया 1, और रेडियन के साइन के लिए ऐसा लगा देते हैं हम, ये हाफ चंदा। ठीक है ना? इस टाइप से 1 रेडियन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आप कोई भी सर्कल लीजिए तो उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आर्क लेना है सर्कल की रेडियस के बराबर, तो सर्कल की रेडियस के बराबर लेंथ का आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? आपका 1 रेडियन का एंगल होगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? अब यहां पे ध्यान से सुनना। तो ये R रेडियस का आर्क बनाता है सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल। क्लियर है? बात सब ध्यान से सुनेंगे। R रेडियस का आर्क बनाता है सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल। अब यहां पे ध्यान सुनना, सर्कल की लेकिन टोटल सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर होती है। यदि किसी सर्कल की रेडियस r हो, यदि किसी सर्कल की रेडियस r हो तो टोटल सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर लेंथ का आर्क
फिर सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। कितने का एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई है। यह सर्कल तो रेडियस के बराबर लेंथ का आर्क सर्कल के सेंटर पे बनाता है 1 रेडियन, लेकिन कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होते हैं, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर लेंथ का ये जो आर्क होगा, इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, फिर 2 पाई रेडियन, यानी कि 2 पाई रेडियन। अब लेकिन मुझे तो ये पता है कि सर्कल की कंप्लीट सरकमफेरेंस द्वारा सर्कल के ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये एंगल कितना है, कंप्लीट एक चक्कर पूरा हो गया, 360 डिग्री का हो गया। कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये 360 डिग्री का होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियन का मतलब किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। 2 पाई रेडियन का मतलब किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आई है ना, सिंपल सी बात है। 2 पाई रेडियन का मतलब किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है भाई। 2 पाई आर लेंथ के आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे 2 पाई रेडियन बनता 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। या फिर हम ऐसे कह सकते कि पाई रेडियन की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई रेडियन की वैल्यू फिर कितने के बराबर हो गई, 180 डिग्री के। सो पाई रेडियन की वैल्यू यहां पे कितने के बराबर होती है, 180 डिग्री के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आपको डिग्री की बजाय रेडियन यानी कि पाई में लिखा हुआ मिलेगा। सो आप तुरंत समझ जाएंगे पाई रेडियन की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 180 डिग्री के। क्लियर है भाई, कोई डाउट? तो अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू लिखना चाहूं, 1 रेडियन की, 1 रेडियन की, सो 1 रेडियन की वैल्यू का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री बटे पाई। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री बटे पाई। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री बटे पाई। क्लियर है, 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बटे पाई। अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू लिखना चाहूं कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिग्री की, तो 180 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 180 रेडियन। सिंपल सी बात है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है ना, ये CHSL का पूछा हुआ सवाल है कि रेडियन की डेफिनेशन बताइए। रेडियन की वैल्यू सबको याद होती है, पर ये डेफिनेशन आपको पता नहीं होती कि सर्कल के आर्क सरकमफेरेंस में को रेडियस के बराबर लेंथ का आर्क लेना है, जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। क्लियर है, इस सभी को बात समझ आई, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको बताया कि पाई रेडियन का मतलब जो होता है 180 डिग्री का होता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। क्लियर है, अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आए वैसे पूछा नहीं जाएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे उसने पूछ लिया कि 3 पाई बाई 2 रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, पाई रेडियन की जगह क्या रख दीजिए आप, 180 डिग्री रख दीजिए। पाई की जगह क्या रख देना आपको, 180 डिग्री रखनी है। 2 से 180 9 बार, 9 तिया 27, 270 डिग्री हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? उसने पूछ लिया कि 5 पाई बटे 9 रेडियन, 5 बटे 9 पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, पाई रेडियन की जगह क्या रख दीजिए आप, 180 डिग्री रख दीजिए बटे 9 से 180 20 बार, 20 पंजे 100 डिग्री। क्लियर है, 20 पंजे 100 डिग्री। तो इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन की जगह आपको 180 डिग्री रख देना है। क्लियर है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर उसने ये पूछा कि 140 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 140 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 140 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या दिख रहा है, मैंने क्या बताया, 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 रेडियन के बराबर है, तो 140 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 140 इंटू पाई बटे 180 रेडियन के, 140 इंटू पाई बटे 180 रेडियन के। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7/9 पाई, 7/9 पाई रेडियन। तो ये हो जाएगी आपकी 140 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया कि सपोज बताइए कितने की पूछ ले, 345 डिग्री की वैल्यू बताइए, 345 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, 345 डिग्री की। सो कुछ नहीं करना, 345
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है? 5 से काट लेंगे इसको तो सिंपल से कट जाएगा, 5 6 30 और ये 5 नाम 45, 5 तिया 15, 5 6 30। ठीक है भाई, 3 से 23 और 3 से ये 12, तो 23 बटे 12 पाई रेडियन, 23 बाई 12 पाई। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये बहुत ही आसान सी चीज है यहां तक। ठीक है, ओके। अब सबको ये बात ही पता होनी चाहिए कि एक रेडियन की वैल्यू डिग्री में होती क्या है। एक रेडियन का मतलब क्या होता है डिग्रीज में? एक रेडियन का मतलब क्या होता है? एक रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 बार पेपर में कि एक रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होती है। सो 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपको याद रखना है। एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। क्लियर है? चलिए, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, ये आया कहां से वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि पाई रेडियन और पाई में बहुत फर्क है। पाई रेडियन और पाई में बहुत फर्क है। पाई रेडियन का तो मतलब है 180 डिग्री और पाई का मतलब है 22/7। समझ में आया सभी को? पाई रेडियन का तो मतलब 180 डिग्री और पाई का मतलब क्या है 22/7। दोनों में बहुत फर्क है। पाई जो है वो यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन पाई रेडियन ये एंगल की यूनिट है, रेडियन। ठीक है भाई, चलिए आप देखेंगे। मुझे पता है कि पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। सो अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं, सो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी 180 बटे पाई। मैंने दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया। 1 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा 180 बटे पाई। सिंपल सी बात है, 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। क्लियर है? चलिए नाउ ये 1 रेडियन का मतलब हो गया 180 बटे पाई। अब पाई का मतलब सभी को पता है, पाई का 180 डिग्री बटे पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। सो पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया। पाई की जगह क्या रख दिया हमने 22/7। क्लियर है? सिंपल सी बात है, पाई का मतलब क्या 22/7। इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से 90 बार चला जाएगा, 2 से 11 बार चला जाएगा। सो 1 रेडियन का मतलब कितना आ गया ये 630 डिग्री बटे 11। एक रेडियन का मतलब क्या होगा 630 डिग्री बटे 11। एक रेडियन का मतलब क्या होगा 630 डिग्री बटे 11। चलिए अब सुनना ध्यान से। 90 डिग्री एंगल सभी को पता है कि ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। 360 डिग्री होता है कंप्लीट एक एंगल। 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट एक एंगल। 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट एक एंगल। क्लियर है? चलिए अगर ये हो गया फिर आपका 360 डिग्री का एंगल, इसको यदि मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। अगर इस 90 डिग्री के एंगल को मैं 90 इक्वल पार्ट में बांट दूं, 90 डिग्री के एंगल को मैं 90 इक्वल पार्ट में बांट दूं, सो ईच छोटा सा पार्ट कितने का होगा आपका 1 डिग्री का। अगर मैं 90 डिग्री के एंगल को 90 बराबर पार्ट में बांट दूं, सो ईच पार्ट कितने का जाएगा आपका 1 डिग्री का। ईच पार्ट कितने का जाएगा आपका 1 डिग्री का। ये बात तो सभी को पता है, सिंपल सी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांट दूं, 60 इक्वल पार्ट में, अगर मैं इस 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांट दूं, सो हर एक एंगल आपका फिर 1 मिनट का होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 मिनट एंगल के। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट एंगल के। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट एंगल के। यदि मैं 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांट दूं तो आपका हर एक छोटा सा एंगल कितने का होगा 1 मिनट का। सो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो मुझे पता है कि 1 मिनट क्या होता है।
अगर मैं 1 मिनट के एक एंगल को, ये एंगल है, ये 1 मिनट का है, ये 1 मिनट का एंगल, अगर मैं इस 1 मिनट के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, अगर मैं इस 1 मिनट के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में बांट दूं, तो आपका प्रत्येक एंगल कितने का होगा? 1 सेकंड का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट एंगल जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट का मतलब कितने के? 60 सेकंड के। 1 मिनट के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो आपका वो क्या छोटा सा पार्ट क्या होगा? 1 सेकंड का होगा। यानी कि 1 मिनट एंगल 60 सेकंड एंगल के बराबर होता है। क्लियर है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सो मैंने यहां तक कैलकुलेट कर लिया कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? 630 डिग्री बटे 11। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 रेडियन का मतलब 630 डिग्री बटे 11। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 पंजे 55। क्लियर है भाई? कितना बचेगा? ये आपका यहां से 8 बचेगा, तो 11 सत्ते 77, 57। तो ये बचेगा 57 प्लस 3/11, 57 प्लस 3/11, 57 डिग्री प्लस 3 बटे 11 डिग्री। क्लियर है? 57 डिग्री प्लस 3 बटे 11 डिग्री, ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई, बराबर 57 डिग्री को 57 डिग्री ही रहने देते हैं। अभी 3 बटे 11 डिग्री है। यदि मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर है, तो 3 बटे 11 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बटे 11 मिनट के, 180 बटे 11 मिनट के। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? तो ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस 180 बटे 11। तो 180 को यदि हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 एक कम 11, कितना बचेगा? 70, 11 छिंग 66, 16 मिनट, प्लस कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 70, 11 छिंग 66, 16 प्लस 4 बटे 11। ऐसे लिख दोगे ना, 16 मिनट प्लस 4 बटे 11 मिनट, 16 इंटू 11 176 प्लस 4 180 बटे 11। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 बटे 11। अच्छा, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। तो 4 बटे 11 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 240, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 240 बटे 11 सेकंड, 240 बटे 11 सेकंड। सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा आपका 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 240 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 22 बार जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। क्लियर है? सो ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी? 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 22 सेकंड के बराबर आई। कहां से आई वो भी मैंने आपको समझा दिया। सो 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, जो कि बहुत ही आसान है याद रखना। ये आपको याद भी रखना, कहां से आया वो मैंने समझा भी दिया आपको। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो रेडियन है, अगर आपसे रेडियन की डेफिनेशन पूछी है तो आप ये बताएंगे कि सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। रेडियन क्या है? एंगल का सर्कुलर मेजरमेंट है। ठीक है। और रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। क्लियर है? यहां तक सभी को बात समझ में आई है? सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। अब इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे ध्यान से। सीडीएस के पेपर के पूछे गए सवाल हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है। अब मैं एक बार यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल फिर से लिख रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है भाई। चलिए ना, मैंने आपको बताया कि साइन 0 डिग्री 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, यही है ना। कॉस थीटा की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। टेन थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0, 1/√3, 1, √3 और ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। चलिए अब ध्यान से सुनना। मैंने पहले बता रखा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होगी
और कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होगी। अब देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री की वैल्यू लिखी मैंने, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज। साइन थीटा क्या होता है आपका, बढ़ता है। अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे तो साइन थीटा आपका हमेशा बढ़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? अगर यहां पे मैं ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा के केस में बात करो, कॉस थीटा ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू लिखी हुई है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, देखिए कॉस 0 1, फिर √3/2 कम हो गया, 1/√2 और कम हो गया, फिर 1/2 और कम हो गया, 0 तो कतई खत्म हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, कॉस थीटा क्या होता है आपका, घटता है। कॉस थीटा क्या होता है आपका, घटता है। क्लियर है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है? तो अगर आपका ये एंगल अल्फा बीटा आपके दो एंगल है, अल्फा बीटा आपके दो एंगल हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अल्फा बीटा आपके दो एंगल हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है? 0 से 90 डिग्री के बीच में अल्फा बीटा आपके दो एंगल है। सो हमेशा अगर अल्फा बीटा दो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर आपका अल्फा बड़ा है बीटा डिग्री से, अगर आपका अल्फा बड़ा है बीटा डिग्री से, मतलब अल्फा की वैल्यू में बीटा से बड़ा लेके चल रहा हूं 0 से 90 के बीच में, तो आपके साइन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो साइन बीटा से बड़ी होगी। साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा साइन बीटा से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आप एंगल को बढ़ा लेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका साइन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कॉस क्या होगा आपका, घटेगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में यदि अल्फा आपका बड़ा है बीटा से, तो साइन अल्फा आपका ग्रेटर होता है साइन बीटा से। कॉस अल्फा जो है वो क्या होगा आपका, लेस होगा कॉस बीटा से। कॉस अल्फा जो है वो आपका लेस होगा कॉस बीटा से। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, कम होगी कॉस बीटा से। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? बहुत ही आसान सी चीज है। क्लियर है? चलिए जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बात आपको समझ में आई होगी, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके काफी सारे सवाल कराऊंगा। जैसे मैं लिखूं आपके सामने कि साइन 44 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री, साइन 44 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताना है मुझे। आप ये बताएं कि साइन 44 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री कैसा होगा। अब आप सुनिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता हूं, जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना? अगर 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ा तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है, बड़ी होती है। अब मुझे बताइए कि आपका 44 डिग्री बड़ा है कि आपका 46 डिग्री बड़ा है? आपका 44 डिग्री बड़ा है, सॉरी आपका 44 डिग्री छोटा है। क्लियर है? तो साइन 44 की वैल्यू भी छोटी होगी साइन 46 डिग्री की वैल्यू से, क्योंकि साइन 44 डिग्री छोटा होगा, साइन 46 डिग्री बड़ा होगा। तो साइन 44 माइनस साइन 46 जो आएगा वो क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। साइन 44 माइनस साइन 46 जो आएगा वो क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आए हुए सवाल है सारे के सारे। अगर मैं यहां पे लूं आपके सामने कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। अगर आप जैसे जैसे कॉस की टर्म में अगर आप 0 से 90 की तरफ जाते हो तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि 0 से 90 डिग्री की तरफ जैसे आप जरूरत यहां पे देखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0, कॉस क्या होता जा रहा है आपका, कम होता जा रहा है। लेकिन ये क्या है, कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री है। सो कॉस 25 डिग्री फिर क्या होगा आपका, ग्रेटर होना चाहिए कि नहीं कॉस 35 डिग्री से, क्योंकि 25 से 35 की तरफ गए, एंगल बढ़ा लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। सो कॉस 25 डिग्री क्या होगा आपका, बड़ा होगा कॉस 35 से, यानी कि कॉस 25 और कॉस 35 का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट है किसी को भी? ये सिंपल सी बात है, सभी को समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सी बात थी। ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नाउ ये समझना, आप tan के केस में समझिए। अगर हम tan के केस में देखो, tan 0 की वैल्यू 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। अगर हम tan की देखें ध्यान से, तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, tan की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज्ड होती जाती है। 0 बहुत कम, 1/√3 उससे ज्यादा, फिर 1 उससे ज्यादा, √3 उससे ज्यादा, फिर इनफाइनाइट सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पे। ये बात सभी को पता है। नाउ चलिए अब देखेंगे ध्यान से। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर अल्फा और बीटा के बीच 0 की वैल्यू, सॉरी, अल्फा और बीटा दो एंगल हैं जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो tan बीटा से बड़ी होगी। tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो tan बीटा से बड़ी होगी। tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। क्लियर है? अल्फा बीटा दो एंगल है जिनके वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अल्फा अगर आपका बीटा से बड़ा है तो tan अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, tan बीटा से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे लिखूं कि बताइए tan 10 माइनस tan 20, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? tan 10 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी टेंजेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि यहां पे अगर एंगल आपका बड़ा है तो टेंजेंट भी क्या होगा, आपका बड़ा होने वाला है। सो tan 10 आपका छोटा होगा, tan 20 आपका बड़ा होगा। यदि इनका डिफरेंस लोगे तो इनका डिफरेंस क्या जाएगा, आपका निगेटिव आएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान भी है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना है आपको, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीएस के पेपर का आया हुआ सवाल है, सीडीएस एग्जाम का, सीडीएस एग्जाम का आया हुआ सवाल है। ठीक है ना? साइन 1 डिग्री, साइन 1 रेडियन, कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 रेडियन, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री और tan 1 रेडियन, tan 1 डिग्री और tan 1 रेडियन, tan 1 रेडियन, इनमें से कौन बड़ा छोटा है आपको ये बताना। साइन 1 डिग्री, साइन 1 रेडियन, कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 रेडियन, tan 1 डिग्री, tan 1 रेडियन, इनमें से कौन बड़ा छोटा है देखेंगे। अब देखिए साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री का मतलब सभी को पता है कि 57 डिग्री है। साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन का मतलब क्या है, 57 डिग्री। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा आपका साइन बढ़ेगा। तो साइन 1 डिग्री और साइन 57 डिग्री के केस में आपका कौन बड़ा होना चाहिए, साइन 57 डिग्री, यानी कि साइन 1 रेडियन क्या होता है, आपका बड़ा होता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं, कॉस 1 डिग्री और कॉस 1 रेडियन के बीच में, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 57 डिग्री। तो 57 डिग्री आपका बड़ा होता है 1 डिग्री से। लेकिन जैसे जैसे हम कॉस के केस में एंगल आपका बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं तो कॉस की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि कॉस 1 डिग्री आपका बड़ा होगा कॉस 1 रेडियन से। क्लियर है? सिंपल सी बात है। tan 1 डिग्री और tan 1 रेडियन, 1 रेडियन होता है आपका 57 डिग्री। tan की टर्म में हम जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं tan की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, यानी कि tan 1 रेडियन आपका बड़ा होगा tan 1 डिग्री से। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखना आना चाहिए। इस पे बहुत सारे नए सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समझना है आपको ध्यान से, अब समझना है आपको ध्यान से। अगर मैं केवल और केवल 0 से 45 डिग्री के बारे में बात करूं, 0 से 45 डिग्री के बीच में, अगर मैं 0 से 45 डिग्री के बीच में बात करूं तो ये हो गया आपका एंगल ए 0, अल्फा और बीटा, दो एंगल में ले लेता हूं, अल्फा और बीटा, इनकी वैल्यू जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में। सो 0 से 45 डिग्री के बीच में देखो तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और 45 डिग्री पे साइन 45 और 45 डिग्री पे कॉस 45, 1/√2 दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो कि अगर आप
साइन जीरो अल्फा बीटा दो एंगल उनकी वैल्यू जीरो से इक्वल लो, जीरो से बड़ी लो, 45 डिग्री से छोटी लो। उस केस में आपका ये जो है, अगर मैं अल्फा को ग्रेटर लेता हूं बीटा से, अल्फा को ग्रेटर लेता हूं बीटा से, आपका कॉस अल्फा हमेशा बड़ा होगा साइन बीटा से। कॉस अल्फा हमेशा बड़ा होगा साइन बीटा से। ठीक है, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे? अगर 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ऑब्जर्व करो तो साइन जीरो की वैल्यू 0, फिर ये 1/2, ये 1/√2, ये 1, ये √3/2, 1/√2। 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों बराबर हो गए। लेकिन 45 डिग्री से कम में आप देखो तो हमेशा आपका कॉस बड़ा आएगा साइन से। अगर आप कॉस जीरो की वैल्यू देखो तो कॉस जीरो 1 होता है, जबकि साइन जीरो 0 होता है। अगर आप 30 डिग्री की वैल्यू देखो तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, यानी कि 0.8 के आसपास होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि 0.5 के आसपास होता है। यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में यदि अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, यदि अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, तो आपका कॉस अल्फा हमेशा बड़ा होगा साइन बीटा से। लेकिन अगर 45 डिग्री पे लोगे तो कॉस अल्फा और ये साइन बीटा आपके बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अगर 45 डिग्री पे लोगे तो कॉस अल्फा, कॉस 45 और साइन 45 बड़ा हो जाएंगे। लेकिन 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बात करोगे इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंगल, तो हमेशा कॉस अल्फा बड़ा होगा आपका साइन बीटा से। फिर से मैं एक सवाल ले रहा हूं, सीडीएस के पेपर का आया हुआ कि कॉस 20 माइनस साइन 20, कॉस 20 माइनस साइन 20 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? cos 20 माइनस साइन 20 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये आपको बताना है, और ध्यान से सोच समझ के बताना है आपको। cos 20 माइनस साइन 20 की वैल्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से ऑब्जर्व करो तो जैसे जैसे हम ये 20 डिग्री क्या 0 से 45 डिग्री के बीच में पड़ता है, और सभी को पता है कि cos 20 डिग्री जो होगा वो नियरेस्ट टू क्लोज टू 1 होगा। cos 20 डिग्री जो होगा वो क्लोज टू 1 होगा, 1 के आसपास होगा, जबकि sin 20 डिग्री जो होगा वो क्लोज टू 0 होगा, 0 के आसपास होगा। क्लियर है? क्योंकि आप देख सकते हैं 0 से 45 डिग्री के बीच में आपका cos की वैल्यू हमेशा भारी पड़ रही है sin की वैल्यू पे, यानी कि cos 20 माइनस sin 20 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, ठीक है। बट आगे ध्यान से देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में बात करूं, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में दो एंगल मैंने ले लिए अल्फा और बीटा, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री पे cos 45 sin 45 दोनों बराबर ही हो जाते हैं, इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। 45 डिग्री से ज्यादा लें और 90 डिग्री के बराबर भी ले सकते हैं, 90 डिग्री से लेस। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बात कर रहा हूं, तो ये देखिए 45 डिग्री से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से आपको छोटा लेना है, इक्वल लेना। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखिए 1/√2, √3/2 और 1, लेकिन साथ साथ में आपकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? देखिए घटना शुरू हो गई। साइन थीटा तो बढ़ने लगा, लेकिन कॉस थीटा आपका 1/√2, 1/2, 0, ये आपका घट रहा है, ये तो आपका घट रहा है। क्लियर? साइन थीटा तो बढ़ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली, और यहाँ पे कॉस थीटा आपका घट रहा है। यानी कि अगर अल्फा और बीटा दो एंगल हैं जो 45 से 90 डिग्री के बीच में, और अल्फा आपका बड़ा है बीटा से, अल्फा आपका बड़ा है बीटा से, तो उस केस में साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कॉस बीटा से बड़ी होगी। साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कॉस बीटा से बड़ी होगी। आप साफ साफ पिक्चर में देख भी सकते हो कि अगर मैं जैसे साइन 60 की बात करूं तो √3/2, और कॉस 60 की बात करूं तो 1/2, तो साइन 60 बड़ा है कॉस 60 से। अगर मैं साइन 90 की बात करूं 1 और कॉस 90 की बात करूं 0, तो साइन 90 बड़ा है कॉस 90 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉस 65 डिग्री, cos 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री, cos 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? cos 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब ये 65,
यानी कि 45 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है 65 डिग्री एंगल। और सभी को पता है कि 45 से 90 के बीच में आपकी कॉस की वैल्यू बड़ी होती है साइन की, सॉरी, आपके साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस की वैल्यू से, साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस की वैल्यू से, यानी कि साइन 65 डिग्री बड़ा होगा कॉस 65 डिग्री से। और कॉस 65 माइनस साइन 65 डिग्री जो होगा ये क्या होगा आपका निगेटिव आएगा। क्लियर है, ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। सो बहुत सिंपल सी बात है, इस पर आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको रीड करना आना चाहिए अच्छी तरीके से।